प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में हम पढ़ रहे थे भक्तिकाल, और भक्तिकाल के अंतर्गत हमारा चल रहा था निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत भी हम देख रहे थे सूफी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा का आज ये हमारा अंतिम पाठ है, या कहें अंतिम क्लास है। अगली कक्षा से हम देखेंगे सगुण काव्यधारा को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण जितनी भी चीज़ें रह गई हैं उन सबको देखेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन। वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। 1492 से 1542 ईस्वी शेर शाह के समकालीन मृत्यु हुई इनकी। अमेठी रायबरेली के रहने वाले थे ये। मतलब इसकी मैंने शॉर्ट में बनाए हैं नोट्स, क्योंकि काफ़ी फिर लेंदी हो जाते हैं, तो आप अलग अलग लिख लीजिएगा। जैसे कि इनका समय काल डालेंगे तो 1492 से 1542 ईस्वी हो जाएगा। फिर किसके समकालीन थे, तो शेर शाह के समकालीन। ठीक है, और फिर मृत्यु की शेर शाह के समकालीन इनकी मृत्यु हुई। और इनका मतलब इनका जो मूल स्थान जो माना जाता है तो वो आप लिखेंगे अमेठी रायबरेली। ठीक है, फिर ये है प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोही उद्दीन के शिष्य, यानी कि इनके गुरु कौन हुए। इनके गुरु हुए फ़कीर शेख मोही उद्दीन। ठीक है, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ये अमेठी के जायस गांव में रहने वाले थे, इसीलिए जायसी कहलाए। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन्हें जायसी क्यों कहा जाता है। मतलब मलिक मोहम्मद इनका नाम था, तो जायसी ने खाली जायसी नाम से ही पुकारते थे। वो क्यों पुकारते थे, क्योंकि अमेठी के अंतर्गत एक जायस एक गांव था, उस गांव के रहने वाले ये थे। इनकी 3 रचनाएं उल्लेखनीय हैं। पहली है अखरावट, दूसरी है आखिरी कलाम, तीसरी हुई पद्मावत। ठीक है, ये मतलब कई रचनाएं हैं, उन सबको भी हम देख रहे हैं, तो इसीलिए सारी हमने लिख दी। तो अखरावट में हम देखेंगे, अखरावट में हमें क्या देखने को मिलता है। तो अखरावट में ये तीनों इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब इम्पॉर्टेंट तो सभी है, पर ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर इसमें रचनाएं की गई। किसमें, अखरावट में। ये अखरावट अक्षर नाम से ही बना है। फिर है सूफी सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है इसमें। किसमें, अखरावट में। फिर बात करते हैं आखिरी कलाम रचना की। इसमें कयामत का वर्णन व मुगल बादशाह बाबर की अन्य प्रशंसा भी इसमें है। किसमें, आखिरी कलाम में। और कुरान पर आधारित ये रचना मानी जाती है। फिर हम देख लेते हैं पद्मावत को। वैसे यहाँ थोड़ा सा लिखा है, फिर आगे डिटेल में भी हम पढ़ेंगे पद्मावत के बारे में। ठीक है, पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में रचित सर्वश्रेष्ठ सूफी काव्य रचना है। उसी के कारण ही मलिक मोहम्मद जायसी को जो है प्रसिद्धि मिली, या कहें वो उनकी मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि का आधार बनी। फिर है रचना चित्ररेखा। ये क्या है, ये लघु प्रेमाख्यान काव्य है। लघु यानी छोटा सा। फिर है कहरनामा। ये रचना आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, कहवा शैली में है। ये कौन सी शैली में, कहवा शैली में। कहारों के गीत इसमें है। कहारों के गीत है, कहार एक जाति होती है, तो उन्हीं की जो शैली है उसको नाम दिया गया है कहवा शैली। फिर है मसलनामा। ईश्वर भक्ति एवं प्रेम निवेदन इसमें है रचना में। किसमें, मसलनामा में। फिर है कानावत। कृष्ण का इसमें परिचय है, जो कानावत रचना है। हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य, प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा था, कानावत था। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये रचना भी हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब आप पढ़ने लगेंगी ना डिटेल में, खुद से डीप, मतलब जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आप इसको लिखेंगे, नोट करेंगे, फिर आप खुद से पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें याद होंगी। एक बार मेरे पढ़ाने से आपको चीज़ें नहीं याद होगी, या किसी के भी पढ़ाने से नहीं चीज़ें याद होंगी। आपको खुद उन्हें बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन करनी है। एकदम रिवीजन ही सफलता की जो है एक तरीके से कहिए चाबी है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन।
पहले आप एक बार पढ़ के उसे समझिए, फिर रिवीजन। पद्मावत रचना को हम देख लेते हैं। तो विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक रचना कहा या ट्रेजेडी कहा, ठीक है। तो शाही जायसी को मूलतः सूफी कवि मानते हैं। शाही, ये विजय देव नारायण शाही है, इनका नाम शॉर्ट में लिख दिया। ये जो है जायसी को, किसको, मलिक मोहम्मद जायसी, जो पद्मावत के रचनाकार हैं, उनको मूलतः सूफी कवि मानते हैं। इस रचना में 57 खंड है, किसमें, पद्मावत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना है, ठीक है। सूफी काव्य में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सूफी काव्य बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनका प्रिय अलंकार, इनका किनका, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का उत्प्रेक्षा है, या फिर कहीं कहीं हतोत्प्रेक्षा भी उसका नाम लिखा हुआ पाया जाता है। पद्मावत की कथा को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। जो पद्मावत की कथा है उसको 2 भागों में विभाजित कर दो, तो वो उसका जो पहला हिस्सा है तो वो जो है काल्पनिक है, और दूसरा यानी कि बाद का हिस्सा तो वो ऐतिहासिक है। आप इसके लिए थोड़े से भूमिका बनाने के लिए आप जो है पद्मावत मूवी को देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि आखिर पद्मावत रचना में है क्या। जो उसका मूवी का जो है बाद का जो उसमें दिखा रखा है वो पूरा ऐतिहासिक है, जो शुरू का जो है पहले का हिस्सा वो बल्कि कुछ काल्पनिक है। और मसनवी शैली में ये लिखा गया है पद्मावत ग्रंथ, यह रचना किसमें, मसनवी शैली में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मसनवी शैली क्या होती है, मसनवी शैली मैं आपको समझाती हूँ। मसनवी शैली में कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं और वो फॉलो कर लिए तो वो मसनवी शैली हो गई। जैसे कि इसके शुरू में मंगलाचरण वो होता है। किसी भी मसनवी ग्रंथ की शुरुआत में एक खास क्रम में ईश्वर और महापुरुषों की स्तुति की जाती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं शुरुआती वंदना या फिर कहें मंगलाचरण। फिर है ईश वंदना, इसमें सबसे पहले ईश्वर अल्लाह की महिमा का गान किया जाता है। फिर होता है पैगंबर की स्तुति, यानी मोहम्मद साहब की प्रशंसा। फिर इसमें होती है 4 खलीफाओं की प्रशंसा, यानी पैगंबर साहब के 4 साथियों की तारीफ की जाती है। फिर इसमें शाह वक्त की प्रशंसा की जाती है, यानी उस समय के तत्कालीन राजा या फिर जो शासक होगा उसकी तारीफ। जैसे जायसी ने पद्मावत में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की है, क्योंकि वो उस वक्त के राजा थे। फिर इसमें गुरु महिमा की जाती है, अपने सूफी गुरु का आभार प्रकट किया जाता है और उनका परिचय दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई मसनवी शैली। वैसे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इससे क्या है, पढ़ाई में रुचि बनी रहती है, और अगर हमें नॉलेज ही नहीं है तो फिर हमारी पढ़ाई का कोई खास मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसलिए जाननी जरूरी होती है। बाकी मसनवी शैली का आपको पता होना चाहिए कि मसनवी शैली में एक ग्रंथ लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। शुक्ल जी ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य देखना माना, जिसमें प्राय सभी पात्र प्रतीक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब इसमें पात्र और प्रतीकों को समझ लेते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो रत्नसेन किसके प्रतीक थे, मन या साधक के। ये बात कौन मानता है, ये मानते हैं शुक्ल जी के, सॉरी ये बात तो सर्वमान्य है, रत्नसेन जो है मन और साधक के प्रतीक थे, और शुक्ल जी मानते हैं कि ये आत्मा के प्रतीक थे। कौन, रत्नसेन। शुक्ल जी का मत इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पता है ये महत्वपूर्ण आलोचक है, इनकी बात का किसी के पास तोड़ नहीं था, इनकी बात को कोई काट सकते थे तर्क के साथ, वो थे सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इनके मत को बहुत बहुत अहमियत दी जाती है। कई बार तो एग्ज़ाम में काफ़ी इनकी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि ये क्वेश्चन है किस का, जिसमें कि अगर क्वेश्चन आपके मैं मान के चलती हूँ 100% क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60 से 70% तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही रहते हैं। सिंगलदीप की हम बात करें तो वो हृदय का प्रतीक, पद्मावती की बात करें तो श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक, शुक्ल जी के अनुसार परमात्मा का प्रतीक। कौन, पद्मावती। सुआ या हीरामन तोता किसका प्रतीक, वो गुरु का प्रतीक।
जिसमें मैंने नहीं लिखा है तो वो सर्वमान्य है, और यहाँ पे शुक्ल जी ने अलग से माना है तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, शुक्ल जी का आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। नागमती की बात करें तो दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि इसको माना जाता है प्रतीक। राघव चेतन की बात करें तो शैतान का प्रतीक थे। कौन? राघव चेतन। अलाउद्दीन की बात करें तो वो माया का प्रतीक थे। चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ एक तरीके से शरीर का यहाँ पे प्रतीक है। पद्मावत काव्य की मुख्य विशेषताओं को हम देख लेते हैं, क्योंकि पद्मावत काव्य इंपॉर्टेंट है तो हमें डिटेल में तो इसे थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। पहले मैं थोड़ी सी ना आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, जो पद्मावत है ना उसके दो भाग किए गए हैं। तो पहले की कहानी में जो है रत्नसेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे काल्पनिक मानते हैं। पहले भाग को मैंने आपको बताया भी था। और बाद की जो कथा है उसमें क्या है कि विवाह के बाद के जीवन की इसमें कहानी चलती है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे ऐतिहासिक मानते हैं। ठीक है, अब पद्मावत काव्य की मुख्य विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो पहली है प्रेम आख्यानक या प्रेमाख्यान। लोक तत्व इसमें पाया जाता है। कथानक रूढ़ियाँ इसमें पाई जाती है। जायसी की काव्य दृष्टि, यानी जायसी किस तरीके से पद्मावत को देखते हैं, तो जायसी की काव्य दृष्टि का मुख्य महत्वपूर्ण अंश है नागमती वियोग खंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जायसी की काव्य दृष्टि का मुख्य महत्वपूर्ण अंश है नागमती वियोग खंड। शुक्ल जी ने नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना है। शुक्ल जी भी पीछे नहीं हट रहे। वो जो है जायसी की पद्मावत काव्य को, उसमें जो नागमती वियोग खंड है उसको कह रहे हैं कि साहित्य की अनुपम ये निधि है। किसको? नागमती वियोग खंड को। ये खंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस में आता है? ये 30वां खंड आता है। बताया था ना मैंने 57 इसमें खंड है। शुक्ल जी ने जायसी द्वारा रचित केवल 3 रचनाओं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। मैंने आपको बताया था 3 रचनाएं ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ये कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर माना गया है, क्योंकि शुक्ल जी ये मत रखते हैं कि 3 रचनाएं हैं इनकी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और 3 का ही इन्होंने उल्लेख किया है। फिर पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां जो मिलती है वो फारसी में मिलती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर पद्मावत रचना का हम अंत के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। पद्मावत रचना का जो अंत जो दिखाते हैं, पद्मावत के उपसंहार यानी समाप्ति खंड को प्रक्षिप्त माना। किसने? माता प्रसाद गुप्त और वासुदेव शरण अग्रवाल ने। ठीक है, उपसंहार या फिर समाप्ति खंड कौन सा था? वो था पद्मावती नागमती सती खंड। पद्मावत के निर्माण काल के विषय में, पद्मावत का जो मतलब जब निर्माण हुआ या कहीं रचना लिखी गई तो उसके विषय में ये लाइनें चलती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सन 947 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। और इसका अगर हिजरी सन में भी इसका अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वो आएगा हमारा 927 हिजरी सन। आगे चलते हैं। ग्रंथ के आरंभ में शाहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा, उसके मतलब मैंने अभी बताया था ना मसनवी शैली, उसमें शाहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा होती है, तो उसके रूप में जो कथन था वो कथन मैं पढ़ने जा रही हूँ। शेरशाह दिल्ली सुल्तानू चारिहू खंड तपेजस भानु। ये इम्पोर्टेंट है। मतलब हमें पूरी रचना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट कथन है, लाइनें हैं, वो पूछ ली जाए कि किस ग्रंथ की है या किसकी है, तो आप क्या लिखेंगे? तो ग्रंथ आप पूछे वो पद्मावत है, और अगर आपसे कवि रचनाकार उनके पूछे तो मलिक मोहम्मद जायसी है। तो आपको इसलिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि लाइनें कहाँ से ली गई हैं। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के एक वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नाम के कवि से करवाया। किस कवि से करवाया? आलो उजाला नाम के कवि से। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा अनुवाद कराया? बंगला अनुवाद कराया, ये भी पता होना चाहिए हमें। पद्मावत में अन्योक्ति व समासयोक्ति दोनों शैलियां मिलती है।
विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा जाता है। इसमें विरह का वर्णन बहुत ज्यादा है, बड़ा चढ़ा के, तो इसलिए इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथ में इनकी 3 रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ही संकलित है। अभी ये लाइन मतलब रिपीट ही हुई है लगभग, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुक्ल जी 3 का ही मानते हैं। जायसी ने पद्मावत के 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये आपको नहीं मिलेंगे नोट्स में, कि जो मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत में लिखा गया 12 मासा का उसमें वर्णन है, तो 12 मासा का वर्णन जिस महीने से चालू होता है या कहीं प्रारंभ होता है, तो वो महीना कौन सा है? वो महीना आषाढ़ का है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा और जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा। जायसी ने पद्मावत को पारस रूप कहा। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पद्मावत पर प्राकृत रचना रत्न शेखर की कथा का प्रभाव बताया है। किसका प्रभाव बताया है? प्राकृत की एक रचना है रत्न शेखर की कथा, और किसने बताया? डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के वर्णित प्रेम को अलौकिक प्रेम मानते हैं। अलौकिक यानी इस लोक का नहीं, इस लोक से आगे का, जो कि आत्मा परमात्मा का एक तरीके से। ठीक है, मतलब उसमें शारीरिक प्रेम की कोई भी बात नहीं है। पद्मावत के प्रमुख खंड को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रमुख खंड है। पद्मावत के प्रमुख खंड है 3। नागमती वियोग खंड है, वो है 30वें खंड में, नागमती वियोग खंड जो है। पद्मावती स्तुति खंड है, 57वां खंड है। राजा सुआ संवाद की बात करें तो 19वां वो खंड है। डॉक्टर बच्चन कहते हैं जायसी की अवधि का अर्धान है। इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। मतलब निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जाना, यानी जायसी की अवधि का अर्धान है। इस ग्रंथ में नागमती प्रोषित पतिका दशा नायिका के रूप में वर्णित है। इस ग्रंथ में नागवती जो है वो मतलब ऐसी नायिका है, प्रोषित पतिका नायिका, जिसका पति उसे छोड़कर मतलब कहीं और चला जाए, तो वो हुई प्रोषित पतिका नायिका, या देश विदेश चला जाए, या वो पत्नी को मतलब छोड़ के एक तरीके से चला जाए, तो इन्हीं के ऊपर तो है वो जो नागमती वियोग खंड है, तो उसमें पूरा वियोग, पूरा विरह वर्णन ही है, तो वो इन्हीं के ऊपर है, नागमती के ऊपर ही। काव्य रूप इसका देखा जाए रचना का, तो प्रबंधात्मक महाकाव्य है इसका ये रचना काल 1540 ईस्वी। रचना में कितना समय लगा? तो 20 वर्ष लगे, मतलब 1520 ईस्वी में चालू हुई और 1540 ईस्वी में मान सकते हैं पूर्ण हुई, तो 20 वर्ष का समय लग गया। या फिर कह सकते हैं 927 हिजरी सन में आरंभ हुआ, ऊपर भी मैंने आपको बताया था। कुल सर्ग इसमें 57 है। सर्गों को खंड कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये नेट के एग्जाम में भी कई बार आ जाता है कि जो पद्मावत में जो सर्ग है उनको क्या कहा गया है, तो उनको खंड कहा गया है। जायसी ने पद्मावत के रचना काल के बारे में संकेत करते हुए कहा है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ये फिर रिपीट हो गई ये वाली लाइन। ठीक है, कोई नहीं, आपकी रिवीजन ही हो जाएगी। पद्मावत के भाग, पूर्वार्ध भाग, ये भी मैंने आपको बताया था। पहले भाग में जो है रत्नसेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे काल्पनिक मानते हैं। उत्तरार्ध में जो है विवाह के बाद के जीवन की कथा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे ऐतिहासिक मानते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, मुझे लगा शायद नोट्स में है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन नोट्स में है। ये देखिए, ये रहा पूर्वार्ध भाग, ये उत्तरार्ध भाग। हाँ, अब ये लाइन जरूर आप पढ़ लीजिए। पद्मावत की प्रतीक योजना को स्पष्ट करते हुए स्वयं जायसी ने लिखा है 57वें सर्ग उपसंहार में। कहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। तन तन चित्तौर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआ जेही पंथ दिखावा,
बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, राघव चेतन सोई शैतानु। तो ये लाइनें किस में पाई जाती है? ये लाइनें जो है पद्मावत में पाई जाती है। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी में। तो ये लाइन आ जाए, आप 2 लाइन देख के आपको पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप ये लाइन पढ़ लीजिए। ये जरूरी नहीं है आपको इसका डिटेल में अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या तो आएगी नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे प्रसिद्ध अंश मानते हैं। मतलब ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें वालों को प्रसिद्ध अंश इसे मानते हैं। फिर हम देख लेते हैं दूसरे, ये मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो उनसे ये दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। इन्होंने भी लगभग 78 रचनाएं इनकी मानी जाती है। तो न्यामत खां जान कवि, न्यामत खां जान कवि, जिसमें से 29 इनकी प्रेम आख्यान रचना है। सूफी परंपरा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रेम आख्यान जान कवि ने ही लिखे हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं, डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए। प्रमुख रचनाएं इनकी है सॉरी, कामलता, कथा रत्नावली, कथा रूप मंजरी, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावती। फिर आगे हम देख लेते हैं पद्मावत और जायसी के संबंध में आलोचक के कथन। मतलब जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी जो पद्मावत जो रचना है, उन दोनों के संबंध में ही आलोचक क्या क्या कहते हैं। तो पद्मावत में, ये इम्पोर्टेंट है सभी, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। ये बात कौन कहते हैं? ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इम्पोर्टेंट है ये। फिर है अगली लाइन, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन देख लेते हैं। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ। आप ये सोच रहे होंगे इतने सारे हम कथन कैसे याद करेंगे। ठीक है, देखिए, अब ये पद्मावत और जायसी के संबंध में ये कथन आया, किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो आप पूरे को मत याद करिए, याद होगा ही नहीं। तो आप ये देखिए, जहाँ पे बात आई कि पूर्ण प्रौढ़ता की, ठीक है, तो वो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर अगला हम देख लें तो इसमें हम ढूंढ लेंगे, जैसे ये मान लेते हैं, अलग चीज आपको देखनी है कुछ, तो परोक्ष सत्ता का आभास, जो लाइनें, जो बात किसी और में ना कही हो, ऐसी बात आप देखिए, कम से कम उसको पकड़ना है। तो परोक्ष सत्ता का आभास, ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये आपने ऐसे याद कर ली। फिर अगली में आप देख रहे हो कि इसमें बात हो रही है, आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है। तो ये आप ऐसे लाइन याद कर लीजिए। तो आपको कुछ कुछ हिंट याद रखना है, क्योंकि सारा हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है जो हम सारा फिट कर लेंगे। आप एक एक दो दो बार इन्हें पढ़ लीजिए और फिर कोशिश कीजिए कि कुछ कुछ हिस्सा आप ऐसा याद रख पाए जो बाकी चीज़ों से अलग हो। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका लिए हैं, पर उन्होंने एक कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
अब इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने आपको जब से 10 बार इसमें पढ़ा दिया, आज की पीडीएफ की बात कर रही हूँ खाली। मैंने क्या बोला है बस कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इस कहानी का पूर्वार्ध बिल्कुल काल्पनिक है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक आधार पर है। मैंने आपको कितनी बार ये बात बता दी, तो क्या है वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक, वही लाइन लिखी है। तो आपको देखते ही आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही ने ही कहा है, तो किसी और के कथन में कैसे आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना दिमाग खोलना है, स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क, क्योंकि हम पूरा पूरा याद कर ही नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ छूट ही जाएगा। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। कौन कहता है? डॉक्टर बच्चन। अब इनके जैसी बात किसी ने कही नहीं है। कहते हैं जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत, ठीक है। फिर है अगला, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन, रासों में यदि लोक शैली प्रबल है और मानस में शिष्ट, तो पद्मावत लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य है। आप यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, संक्रमण का साक्ष्य है। कौन कहता है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का एक कथन है, वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है, उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्धान है। ये मैंने आपको अभी पीडीएफ में भी पढ़ के सुनाया था ऊपर नोट्स में कि ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, ठीक है। तो याद रखेंगे पद्मावत अवधि की अर्धान है। फिर हम देख लेते हैं सूफी काव्य धारा के संबंध में विशेष तथ्य। भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ, जबकि सूफी काव्य धारा का आरंभ 14वीं शताब्दी से हो चुका था, ठीक है। सूफियों में राबिया नामक कवित्री भी हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं हर किसी पे नहीं लगा रही है, मैं लाई ही इंपॉर्टेंट हूँ छाट के, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें मैं बता दे रही हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूफियों में अनहलक यानी कि मैं ही ईश्वर हूँ ऐसा माना जाना की घोषणा सबसे पहले मंसूर ने 10वीं शताब्दी में की थी। इस कारण उनको फांसी दे दी गई थी। किसको? मंसूर को। वो कहते थे मैं ही ईश्वर हूँ, यानी अनहलक वाली पद्धति मानते थे। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु प्रेक्षा है, मैंने अभी ये पढ़ाया भी था आपको ऊपर, जबकि सूफियों का प्रिय अलंकार समासोक्ति है। पद्मावत को समासोक्ति काव्य रामचंद्र शुक्ल ने तथा रूपक काव्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। सूफी मत को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन से हैं? शरा और बेशरा। ये मात्रा लगा लीजिएगा आप, बेशरा है मेरे हिसाब से, तो मैंने वही लिखा था। तो शरा कौन होते हैं? शरीयत को मानने वाले, और बेशरा कौन होते हैं? शरीयत को नहीं मानने वाले। आपको तो याद करना है आपको, कि आप सोच लीजिए शर्मदार वो हैं जो शरीयत को माने, और बेशरम वो हुए जो शरीयत को नहीं माने। आपको मतलब कोई ना कोई, सॉरी मतलब किसी को अगर बुरा लगा हो कुछ, कोई इसमें मुस्लिम लोग हो या कोई ऐसा हो, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कहने का। मैं मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि आपको किसी ना किसी ट्रिक से ये याद रखना है, बस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको जॉब लेनी ही लेनी है, एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है, और ये तभी संभव है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। आप आजकल आप देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना हाई जा रहा है, कितना हाई, उसमें भी रिजल्ट नहीं आते हैं, एग्ज़ाम लीक हो जाता है, भर्ती नहीं निकलती है, ज्वाइनिंग नहीं आती है जल्दी से। सूफियों का सबसे पुराना एवं सर्वाधिक व्यापक संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सूफी मत और संत मत में अंतर क्या है। मतलब हमने संत मत भी पढ़ा था, फिर हमने अब सूफी मत पढ़ा, तो थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि मतलब इसको हम कैसे समझे कि इसमें अंतर आखिर है क्या। पहले तो हमने समानताएं देख ली, समानताएं तो हम खुद अंदाजा लगा लेंगे कि दोनों में ही हमने क्या देखा कि ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना हो रही है दोनों ही में, तभी तो दोनों निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आए हैं, संत मत और सूफी मत। अच्छा, फिर क्या है, इसमें गुरु को महत्व दिया जाता है दोनों में ही। फिर क्या है, जाति पाति एवं वर्ण व्यवस्था का दोनों में ही विरोध है। फिर है प्रेम को महत्व जो दिया जाता है वो भी दोनों में ही है।
तो अब इसमें अंतर क्या हुआ, एक बार हम अंतर पढ़ लेंगे तो हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। संतों में जो है खंडन मंडन की प्रवृत्ति है, संतों में खंडन मंडन की प्रवृत्ति है, जबकि सूफियों में इस प्रवृत्ति का अभाव है। संतों में साधनात्मक रहस्यवाद है, जबकि सूफियों में भावात्मक रहस्यवाद है। संतों में ज्ञान तत्व की प्रधानता है, जबकि सूफियों में प्रेम तत्व की प्रधानता है। संतों की भाषा सदुक्कड़ी है, जबकि सूफियों की भाषा अवधी है। संत काव्यधारा में मुक्तक काव्य लिखे गए हैं, जबकि सूफी काव्यधारा में प्रबंधात्मक काव्यों की जो है रचना हुई है। संतों ने नारी को माया का प्रतीक माना है, जबकि सूफियों ने नारी को परमात्मा का प्रतीक माना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें हुआ, ठीक है। संतों ने मुख्यतः पद शैली का प्रयोग किया है, जबकि सूफियों ने दोहा चौपाई या फिर कड़वक बद्ध पद्धति का प्रयोग किया है। इसमें क्या हुआ है, कहीं 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग कर लिया, कहीं 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग कर लिया। मैं सूफी काव्यधारा की बात कर रही हूँ। तो कहीं 10 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग कर लिया, और कहीं ऐसे ही भी हैं जिसमें चौपाइयों के बाद 12वें छंद का प्रयोग कर लिया है। ऐसी एक ही रचना है, वो है अनुराग बांसुरी। और इस जो अनुराग बांसुरी जो रचना है, इसमें संस्कृत निष्ठ और तत्सम शब्दों का भी इसमें भरपूर प्रयोग हुआ है। और इसमें एक ऐसी रचना भी है जिसमें अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन मिलता है, तो वो है चित्रावली। तो सूफी काव्यधारा के बारे में आज की क्लास में हमने लगभग सारा पढ़ लिया है। आज की क्लास भी हमारी काफ़ी लंबी चली गई है। क्या होता है, ये नोट्स बनाने में, ये चीज़ें पीडीएफ वगैरह क्रिएट करने में काफ़ी टाइम जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए क्लास लेकर आऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, टाइम लग ही जाता है, क्योंकि मैं खुद ही चाहती हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी मैं कोर्स पूरा करा दूँ। लेकिन जल्दी के चक्कर में मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि बिल्कुल आपको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊँ औरों की तरह, जैसे जो लोग MCQ कराते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप पूरा डिटेल में पढ़ें। जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आप PYQ अच्छे से सॉल्व कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हमारा आदिकाल हमने पूरा पढ़ लिया, और भक्ति काल में हमने निर्गुण काव्यधारा के दोनों हिस्से, सूफी काव्यधारा और संत काव्यधारा पढ़ ली है। अगली क्लास से हम चालू करेंगे सगुण काव्यधारा को। तो पढ़ते रहिए, जल्दी मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।